नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश के जाने माने अभिनेता और लोकप्रिय सीरियल रामायण में भगवान राम का जीवंत किरदार निभाने वाले अरुण गोविल अब यहां से प्रत्याशी हैं और अब अरुण गोविल मेरठ की पहचान बनेंगे। राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। देखो, इतिहास, मेरठ हमेशा इतिहास बनाता है। इतिहास में नाम दर्ज नहीं करता, इतिहास बनाने का काम करता है। आप सोचो, 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर भी आप ही ने जन्म दिया, और उससे भी पहले, इतिहास से भी पहले आपके इस जनपद और इस क्षेत्र की पहचान थी। और 1857 को 10 मई 1857 को कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में आजादी का समर का संग्राम भी इसी धरती पर हुआ था, और बाबा ओगरनाथ मंदिर उसका साक्षी है। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरोहा में चुनावी हलचल तेज हो गई है। आरएलडी प्रमुख का अमरोहा का दौरा है कल। अमरोहा कल आएंगे जयंत चौधरी, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 29 मार्च को सीएम योगी भी अमरोहा पहुंचेंगे, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 29 मार्च को मुख्यमंत्री अमरोहा पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में यह जनसभा है जिसको मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो अमरोहा में चुनावी हलचल तेज हो गई है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आरएलडी प्रमुख का अमरोहा का दौरा है कल। आरएलडी प्रमुख कल अमरोहा पहुंचेंगे, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और इसी से जुड़ी ये दूसरी बड़ी खबर भी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर अमरोहा से है। दूसरे चरण के लिए कल से नामांकन ये होना है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 सीओ और 12 इंस्पेक्टर की तैनाती भी रहेगी। परिसर में भारी सुरक्षा बल भी तैनात रहेगा। तो कल ये नामांकन होना है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने है। कड़ी सुरक्षा रहेगी और परिसर में भारी सुरक्षा बल भी तैनात रहेंगे परिसर में। और दूसरे चरण के लिए कल ये नामांकन होना है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। रामपुर लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर संग्राम देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा दो फाड़ में नजर आ रही है। दरअसल एक ही सीट पर समाजवादी पार्टी की ही 2 प्रत्याशी असीम रजा और मोहिबुल्लाह नदवी ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद असीम रजा और मोहिबुल्लाह नदवी का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो सुन लेते हैं। पर्चा भर दिया? किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी। पर्चा भरा है, आगे मौलाना के भरेंगे। अब वो मौलाना कोई भर के गए या पंडित कोई भर के गए तो उसका सबका हक है। ये सबका हक है, प्रजातंत्र ने सबको हक दिया। पर्चा भरे, अपनी बात कहें। अभी नॉमिनेशन चल रहा है, अभी कोई लिस्ट फाइनल थोड़ी है। स्क्रूटनिंग होगी, नाम वापसी का दौर आएगा, कौन लड़ता है इलेक्शन ये पता चलेगा। भरा या अखिलेश यादव? मैं किसके कहने भरूंगा? मेरा नेता कौन है? चल रही आपकी नहीं चल रही? अखिलेश भी है, आजम खान। अच्छा, आपने कौन सी पार्टी से नाम? समाजवादी। अच्छा, सिंबल मिला है आपको? बिल्कुल। अच्छा, मौलाना साहब, आसिम राजा ने भी समाजवादी पार्टी से किसी और के ताल्लुक से मुझसे मत करिए, मुझसे मेरे बारे में। अच्छा, अचानक से का फैसला क्यों कर लिया? कुछ नहीं, मौलाना आजाद से भी आप कैसे कहिए कि मौलाना भैया आगे लगाने जरा क्यों है? ये परिस्थितियाँ होती हैं कि जब जरूरत होती है, जहाँ पर जिस चीज की जरूरत होती है वहाँ पर हम लोगों की सेवा के लिए, अपने वतन की खिदमत के लिए तैयार है। रामपुर लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी 2 फाड़ में नजर आ रही है। पार्टी के अंदर इस वक्त घमासान मचा है। आखिर क्या है पूरा मामला, यह रिपोर्ट आप देखिए। अखिलेश यादव वर्सेस आजम खान, अपनी ही पार्टी के खिलाफ आजम।
लोकसभा चुनाव से पहले रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी दो फाड़ में टूटती नजर आ रही है। रामपुर सीट से अखिलेश यादव ने दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ आजम खान के चहेते असीम रजा ने नामांकन पत्र खरीदा है और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब सवाल है कि आखिर एक ही सीट पर सपा के दो उम्मीदवार कैसे बनाए जा सकते हैं? तो इसका जवाब है आजम खान की नाराजगी। जेल में बंद आजम खान नाराज हैं और चिट्ठी लिखकर अपने समर्थकों के चुनाव में सपा का बहिष्कार करने की अपील तक कर दी। अखिलेश यादव वर्सेस आजम खान, आखिर क्यों नाराज हैं आजम? सीतापुर जेल में बंद आजम ने की डिमांड। अखिलेश यादव रामपुर से लड़े चुनाव। आजम खान ने जेल से एक चिट्ठी लिखी। अगर अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आजम खान चुनाव का करेंगे बहिष्कार। अखिलेश यादव वर्सेस आजम खान का मुकाबला संभव। अखिलेश ने रामपुर से मौलाना नदवी को उम्मीदवार बना दिया। आसिम रजा ने भी रामपुर में नामांकन का पर्चा खरीदा। आजम खान के करीबी हैं आसिम रजा। रामपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है। आजम खान जेल में है तो वहीं सपा गढ़ को मजबूत करने की फिराक में है और यही वजह है कि उसने मुस्लिम चेहरा उतारा। लेकिन आजम अखिलेश के चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। रामपुर लोकसभा सीट आजम खान का गढ़ है। रामपुर सीट अभी जेल में बंद है आजम खान। रामपुर सीट को मजबूत करने की कोशिश में समाजवादी पार्टी, सपा ने लगाया मुस्लिम चेहरे पर दांव। आजम खान अखिलेश को चुनाव लड़ाने पर अड़े। 2014 में आजम खान ने जीत दर्ज की। 2019 में फिर से आजम ने परचम लहरा दिया। 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। अब रामपुर सीट पर घनश्याम लोधी का कब्जा है। जहां एक तरफ आजम खान के करीबी आसिम रजा ने पर्चा खरीद लिया तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतार दिया। कौन है सपा उम्मीदवार मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी? दिल्ली में जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं। रामपुर के ही हैं रहने वाले। सपा ने रामपुर से उम्मीदवार घोषित किया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश का दांव काम करेगा या फिर आजम की नाराजगी का खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। फिलहाल यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के आखिरी नामांकन के दौरान बिजनौर लोकसभा सीट से आरएलडी और बीजेपी गठबंधन से चंदन चौहान ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं नगीना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार मैदान में। ऐसे में नामांकन दाखिल करने के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी के 400 के आंकड़े को पार करने का दावा किया, साथ ही इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना भी साधा है। और भाजपा गठबंधन के राष्ट्रीय लोकदल के हमारे दोनों प्रत्याशी बिजनौर और नगीना सुरक्षित लोकसभा से आज नामांकन दाखिल किया है। आने दो यार, थोड़ा सा आगे यार। मैं उनको अग्रिम रूप से
दोनों लोकसभा सीटों पर विजयी होने की शुभकामनाएं देता हूं। और इसमें कोई संशय नहीं है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। इंडी गठबंधन ना तो प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं वो लोग, ना नेता तय कर पा रहे हैं। वह तितर बितर हो गया है, बिखर गया है पूरी तरीके से। वह आपसी द्वंद में फंसे हुए लोग हैं और हमारी योजना पहले से बढ़िया बनी हुई है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस और गठबंधन 400 पार। बिजनौर के लिए देखिए, आज बिजनौर की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से नेता माननीय जयंत चौधरी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से जो है बिजनौर लोकसभा का नॉमिनेशन करने का काम किया। प्राथमिकता एक ही है कि किस तरीके से खुशहाली और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे को धरातल पे सिद्ध करना। और आने वाले समय में 2047 का जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है देश को, विकसित भारत जब बनेगा तो उसमें बिजनौर के अंदर और तमाम 5 विधानसभाओं की विकसित भारत में भूमिका क्या रहेगी, इसको सुनिश्चित करने का काम मेहनत करके मोदी और योगी के जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण सहारनपुर में बीजेपी उम्मीदवार की शानदार जीत होगी। दरअसल ये स्टेटमेंट है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। दरअसल सहारनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राघव लखनपाल शर्मा ने आज नामांकन अपना दाखिल किया और जहां इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे, वहीं उन्होंने यह दावा किया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करने जा रही है। सहारनपुर लोकसभा सीट पर जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग लाखों की संख्या में सड़क पर निकले हैं नामांकन सभा में, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राघव लखनपाल शर्मा जी प्रचंड बहुमत से जीत करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं। एकतरफा चुनाव है, विपक्ष की पूरी तरह से जमानत जब्त हो रही है। राघव लखनपाल शर्मा जी की जीत मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, उत्तर प्रदेश के कानून के राज की जीत है। मैं सहारनपुर के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सभी 80 की 80 सीटें हैं और देश में बीजेपी 400 पार का आंकड़ा पार करेगी। दरअसल यह दावा है बीजेपी सांसद रवि किशन का। रवि किशन आज गोरखपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव पर बयान देते हुए यह दावा कर दिया कि इस बार चुनाव में MY फैक्टर यानी कि मोदी योगी फैक्टर काम करेगा और एक बार फिर से देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसी के साथ ही कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा दिए गए बयान पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा है। नहीं, हम देखे अखिलेश जी बोलते हैं, राहुल जी बोलते हैं, हमारी कंगना रनौत जी पे लोगों ने इतना गंदा एक अभद्र भाषा में बात किया। हमको बहुत एक कलाकार के रूप में हमके भी नचनिया कहे थे ये लोग, विरोधी लोग। तो ये एक मेहनत करके एक आदमी स्ट्रगल करके रेंग कर आता है, मुंबई जैसे शहर में लड़ाई लड़ता है, अपनी पहचान अपनी मेहनत से काम करता है। हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए, कोई भी प्रोफेशन में हो, महिला है उसको आदर करना चाहिए। ऐसी आप टिप्पणी करते हैं लोग मंडी को लेकर, पूरे पहाड़ी इलाका आक्रोश में है। आप देखिएगा कंगना जी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और इसी तरह ये लोग हमेशा करते हैं। MY फैक्टर तो ये काहे भूल जा रहे हैं, हम लोगों के पास उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा MY फैक्टर है। जी हाँ, वो है मोदी और योगी। ये इससे बड़ा MY फैक्टर कहाँ, 80 की 80 सीट हम लोग ला रहे हैं। अब एकर काट लिया कि हमके बतावा, हमारे पास भी MY बा, अब बोला हो। और मुरादाबाद सीट से सपा ने पहले ST हसन को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद ST हसन ने नामांकन भी दाखिल किया, लेकिन अचानक से समाजवादी पार्टी ने ST हसन को टिकट उनका काट दिया। आजम खेमे की रुचि मीरा को टिकट दे दिया गया है। वहीं टिकट कटने के बाद ST हसन का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और आजम खान हमारे नेता हैं और कुछ सोच समझकर ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा। देखिए, अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता हैं। कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा, पर अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लाऊंगा। अगर 5 चाहे तो आप भी जा सकते हो। सिंबल के लिए जैसा मुझे पता चला है वो दिए जाते हैं।
जो अधिकृत प्रत्याशी है और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक है, जिसको चाहे लगाए, जिसको चाहे न लगाए। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं तो राजनीतिक दल भी कमर कसकर मैदान में हैं। ऐसे में देश की जनता का मूड क्या है, जनता के मन में क्या चल रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम समुदाय के क्या विचार हैं, ये जानने के लिए हमारे प्रयागराज से संवाददाता एसएम आमिर की ये रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में आचार संहिता लग चुकी है और साथ ही जिस तरह से त्योहार है और साथ ही उसमें पूरा त्योहार भी राजनीतिक माहौल से रंग गया है। फिलहाल हम बात करेंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि इस बार 2024 के चुनाव में उनके क्या विचार है और किसको वोट करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, ये बताइए चुनाव का आगाज हो गया है, इस बार क्या मन बना रखा है, किसको आप लोग वोट करना है, किस मुद्दे पे करना है? देखिए, मोदी जी ने जो कार्य किया है वो अद्भुत कार्य किया है। जैसे कि मिसाल के तौर पे 6 लेन 4 लेन का उन्होंने जो कार्य किया है वो सबसे अलग कार्य किया है। और इस मर्तबा जो कैंडिडेट खड़े होंगे और जो बेहतर होंगे उनको वोट दिया जाए। फिलहाल क्या मुद्दा होगा इसके पीछे इसके मुद्दा ये होगा देने का कि जो लोग काम सही तरीके से करेंगे, विकास का काम जो होना जरूरी है, विकास का मुद्दा होगा। फिलहाल और लोग से बात करेंगे, आप लोग आए हैं, इस बार किसको मूड बना रखा है, इस बार कौन पार्टी आपकी नजर में बेहतर है? पार्टी से नहीं है, कैंडिडेट से मामला है। और दूसरी बात यह है जो पार्टी जनहित में काम करेगी उसी को दिया जाएगा वोट। और बात यह है कि सबको लेकर चलने की बात है, कहाँ अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक हैं। और पहली बात यह है कि देश को बांटने का काम नहीं करना है। अगर ये यहाँ पर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की जो है आत्मा बची रहे, बस इतना ही काम करना है। तो जो इसको लेकर चलेगा उसी को वोट किया जाए। फिलहाल कौन इसको लेकर चल रहा है? अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और पहली बात यह है कि वोट बता देना। मोदी जी तो वैसे भी कह रहे हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बच्चा जो है देश की मुख्य धारा से मिलकर नहीं चलेगा और सिर्फ कुरान की तालीम हासिल करना ये भी ठीक नहीं। आप कुरान की तालीम हासिल करने के बाद रहना इसी दुनिया में है, काम नहीं। भाजपा को वोट करेगा? भाजपा को वोट करने वाली बात नहीं है। बात मैंने पहले ही कह दी कि जो है जनहित में काम करेगा वोट उसी को किया जाएगा। तो आप इस बार किस पार्टी को देख रहे हैं, क्या कहिएगा, ये आगे बताइए। किस पार्टी को देख रहे हैं? किस पार्टी को वोट देना? चलिए कंफ्यूज है और लोग से बात कर लेते हैं। आप बताइए चाचा, आप तो काफी तजुर्बा रहा है, आप चुनाव भी लड़े हैं काफी, बताइए इस बार किसको वोट देख रहे हैं? देखिए, ये बताने की बात नहीं कि हम किसको वोट देंगे नहीं देंगे। जो देश के हित में काम करेगा और जो सब हर समुदाय को लेके चलेगा। तो मोदी जी सबके साथ सबका विकास तो कह ही रहा है। कहने की बात तो कुछ और होती है, करनी कथनी में फर्क होता है। यानी कहने का मतलब खाने के दांत को जो दिखाने को जनता जिसके साथ रहेगी, मौत जिसके साथ रहेगी दूसरी सरकार बनेगी। आप किसके साथ? हम भारतवासी हैं, भारत देश में जिधर सब रहेंगे उधर हम भी रहेंगे। चलिए और लोग से बात करते हैं। ये बताइए, इस टाइम विकास की बात आ रही है और मुस्लिम चेहरों को, बहुत समुदाय को गौर से देखा जा रहा है कि इस बार चुनाव में क्या उनकी भूमिका रहेगी, किस तरह से आप लोग? मुस्लिम समुदाय हमेशा चुनाव में ही देखा जाता है, जबकि मुस्लिम एकदम धर्म निरपेक्ष है और हमेशा उसने आजादी से लेकर अब तक सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट किया है। विकास है, एजुकेशन है, बेरोजगारी, यही मुद्दा होता है। अगर आप कह रहे हैं हमारा विकास नहीं हुआ, जब हमारा देश हमारा आजाद हुआ तब से लेके अलग अलग सरकारें, यहाँ मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हम कभी भी किसी को भी वोट देते हैं तो हम अगर जात और धर्म देख के देते हैं तो हम किसको वोट देते हैं? हम कांग्रेस को देते हैं, हम सपा को देते हैं, किसी को देते हैं। तो हमारी जो वोट जा रहा है वो किसी हिंदू के पाले में जा रहा है। लेकिन हम विकास का मुद्दा लेके चले तो विकास पर रहेंगे। मोदी जी अपनी विचारधारा बदल के अगर मुसलमानों के लिए जमीनी स्तर पर कुछ करते तो हम उनको वोट देने में कोई परहेज नहीं। मोदी जी ने 3 तलाक है, 370 बहुत सारे मुसलमानों के लिए ये उन्होंने टारगेट किया है, जो हमारी शरीयत कहती है उसको वो टारगेट करके और भ्रमित लोगों को कर रहे हैं कि हम आपका विकास कर रहे हैं। ये विकास नहीं है। आप दिखाइए कि कितने मुसलमान को इनकी शासन में रोजगार मिला है, कितने लोगों का इन्होंने नुकसान किया और कितने का फायदा हुआ है। और अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा सामने आया है, इतना बड़ा मुद्दा ये देश का है, इसको आप कहां लेकर जाएंगे? क्या ये करप्शन नहीं है? ये भ्रष्ट नहीं है? कांग्रेस ने किया करप्शन था, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर बीजेपी करती तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। आज केजरीवाल है, यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है, सभी उस रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन आदमी देखता है अंदर में काना राजा को, हम तो वही देखते हैं। जिसे आप देख रहे हैं, हम तो अभी लास्ट टाइम पे अपना वोट डिसाइड करने वाले लोग हैं, हम वो मेजोरिटी में से हैं। हम जात धर्म नहीं देखते हैं, लास्ट मोमेंट पे अपने प्रत्याशी को देखेंगे और सामने पार्टी
कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि मुस्लिम समुदाय को किस पत्ते की तरह इस्तेमाल करा जाता है, फेंक देता है। इनका कुल मिला के ये आकलन है। मगर जिस तरह से मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ, सारी चीजें किस तरह से, अभी तो एक रिपोर्ट है कि मदरसों के ऊपर ताले लगने वाले हैं हाई कोर्ट से। तो मेरी ये अपील थी, आपको ताले लगाने की जरूरत नहीं थी, आपको उसी को और डेवलप करने की जरूरत थी। आपको एजुकेशन नहीं दिख रही है, आपको दीनी एजुकेशन दिख रही है, आप उसको थोड़ी सी जो है डेवलप करते, साइंस मैथ्स और जितनी भी चीजें आपको लगती थी कि ये चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं उसको भी पढ़ाना चाहिए था। इससे क्या होता है, इसे विकास कहते हैं। ताले लगा देने को विकास नहीं कहते हैं, ताले लगा देने को खत्म करना कहते हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए कि इस बार किसके पाले में वोट जाएगा और इस बार किसको लोग वोट कर रहे हैं, तो और लोग से ही बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग इस बार किस पार्टी को वोट कर रहे हो, किस मुद्दे पे कर रहे हैं? और जो अच्छे रहे उसी को करेंगे। यानी अभी कोई डिसाइडेड नहीं, अभी कोई डिसाइड नहीं, कंफ्यूजन ही है। तो देखिए, मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा है और साथ ही रोजगार का मुद्दा है। जो उनको रोजगार देगा और विकास करेगा उनको वोट करेंगे। और साथ ही उनका कहना था कि धर्म की राजनीति को, तुष्टीकरण को छोड़ना होगा। फिलहाल अभी भी मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि उसको आखिर आगे वोट किसको करना है, मगर उनके जो मुद्दे हैं वो अहम है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।